हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम्स। क्लास 8 साइंस का ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। और आज हम प्योरली पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो एक ही वीडियो में सारा हो जाएगा। सिर्फ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए बेटा, फ्यूल्स आर यूज टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम जितने भी फ्यूल्स यूज़ करते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सारे क्या हैं? फ्यूल्स हैं, है ना। ऐसे ही कुछ गाँव में जो फ्यूल्स यूज़ होता है जैसे काऊ डंक हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, है ना। ये सब जो गाँव में यूज़ होते हैं ये भी फ्यूल्स हैं। इन सबसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो याद रखिए कि फ्यूल से हमें क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी बेटा, ठीक। तो अब कुछ एग्जांपल्स है फ्यूल की यहाँ पे और भी दिया हुआ है। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल बर्न्स कोल्स डज नॉट। मतलब जब कैंडल को जलाया जाता है तो एक फ्लेम निकलती है उसमें से, है ना। और कोल को जलाते तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? तो ये हम आगे जानने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कंबशन क्या है? कंबशन बेसिकली एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है, या बर्न करेंगे तो उसमें से हीट और लाइट निकलेगी। जब हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। इस प्रोसेस को, इस केमिकल प्रोसेस को बेटा क्या बोलेंगे हम लोग? कंबशन बोलेंगे, ठीक बेटा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन। मतलब बिना ऑक्सीजन के कंबशन जो है वो नहीं हो पाएगी बेटा, ठीक। आगे चलें। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट बर्न्स इन अ एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड दोज डू नॉट बर्न इन एयर आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाए उसे हम लोग कंबस्टिबल, और जो बर्न ना हो, जो जल ना पाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक बेटा। आगे चले। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा यहाँ पे, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। अब किस चीज़ को स्टार्ट करना है? यानी कि किसी चीज़ को जलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसे हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर। मतलब कम से कम कितना टेम्परेचर हो कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो जलना शुरू कर दे, ठीक। वो है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। आगे चलेंगे बेटा। आगे हमारे पास है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन देखते हैं। दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद फ्लेम्स। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इनको थोड़ी सी भी अगर चिंगारी मिले तो ये पूरे के पूरे जलना शुरू कर देंगे। तो इनका मेन रीज़न ये है कि इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। आप याद रखोगे, कंडीशन पूछ लेते हैं कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की 2 कंडीशंस बताओ, है ना। तो कभी भी पूछ लेंगे तो एक तो है हमारे पास कि भी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और दूसरा है कि ये जब जलेंगे तो फ्लेम्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक बेटा। नेक्स्ट है सपोर्टर्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम लोग सपोर्टर्स ऑफ कंबशन में काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, गैसियस इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट्स कंबशन ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सपोर्टर्स ऑफ कंबशंस। मतलब कई सारे ऐसे गैसेस इन्वायरमेंट्स होते हैं जो कंबशन को फॉलो करते हैं या फिर कंबशन को होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग सपोर्टर्स ऑफ कंबशन बोलते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको इजीली याद करने चाहिए और हो भी जाने चाहिए। स्मॉलर द साइज ऑफ कंबस्टिबल पार्टिकल फास्टर इज़ द रेट ऑफ कंबशन। जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा कंबस्टिबल सब्सटेंस का, उतना ही कंबशन ज़्यादा होगी। रेट ऑफ कंबशन मतलब उतनी कंबशन जल्दी हो जाएगी, स्पीड ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ
देखें यहाँ पे, द नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बर्न फास्टर एज कंपेयर टू सब्सटेंस सच एज वुड। मतलब क्या है कि जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होंगे वो जल्दी जल जाएंगे एज कंपेयर टू नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि वुड हो गया, ठीक, जैसे कि कोल हो गया, ठीक, जैसे कि चारकोल हो गया। अब इसका मतलब मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितनी जल्दी जलेगी। जिसका इग्निशन टेम्परेचर बेटा जितना कम होगा, हमने पढ़ा ना, ये जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम, तो ये जल्दी जल जाएंगे। और जैसे कि लकड़ी वगैरह है तो ये नॉन फ्लेमेबल है, तो नॉन इनफ्लेमेबल होने का मतलब ये है कि इनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो लकड़ी को जलाने से पहले मतलब कितनी बार हमें जलाना पड़ता है उसको, फिर जाके लकड़ी जो है वो प्रॉपरली जलना शुरू करती है। तो यही है हमारे पास नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक बेटा, आगे चलें। अब अगर कहीं पे आग लगी हो तो उसे रोकने के लिए हमें कंट्रोल ऑफ फायर भी बनना पड़ेगा। तो चलिए कंट्रोल ऑफ फायर देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कहीं पे आग लगी हो तो हम उस पर पानी डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, वाटर इज़ अ कॉमनली यूज्ड टू एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म करना है किस चीज़ को, फायर को, एक्सटिंग्विश फायर। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। बट पानी को हम लोग अगर किसी ऑयल में लगी हुई आग में डालें या पेट्रोल में लगी हुई आग में डालें या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली आग में डाल दें तो पानी जो है वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब आग बुझाने के काम में नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग मिट्टी यूज़ कर सकते हैं बेटा, है ना। मिट्टी क्या करती है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट आउट कर देती है। या फिर हम फायर एक्सटिंग्विशर किट्स आती हैं बेटा, उसका यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग वहाँ पे एक ऐसा मतलब लेयर बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, उससे जिससे ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा। बेटा हमने पहले पढ़ा है कि अगर कहीं पे भी आग लगी हो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन कट हो जाए, ऑक्सीजन का कांटेक्ट बंद हो जाए तो वहाँ पे आग रोकी जा सकती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसे डिवाइसेस हैं बेटा जिनकी हेल्प से हम लोग ऑक्सीजन का कट ऑफ कर सकते हैं और उनको वहाँ से आग बुझाने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आगे चलें। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन में सबसे पहला है हमारे पास रैपिड कंबशन। द कंबशन इन विच सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, मतलब ऐसी कंबशन जिसमें सब्सटेंस जो है वो एकदम से जलना शुरू कर दे, बहुत जल्दी जल जाए और काफ़ी सारी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रैपिड कंबशन के लिए एक कंडीशन है बेटा कि इसमें एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कंबशन की जो टाइप है दैट इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन उस कंबशन को बोला जाता है बेटा जो सडनली हो जाती है और इसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं, और इसमें कंडीशन ये है बेटा कि किसी भी तरह की एक्सटर्नल हीट हमें नहीं देनी पड़ती है। रैपिड और स्पॉन्टेनियस में यही फ़र्क है बेटा, रैपिड में हमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है और स्पॉन्टेनियस में किसी भी तरह की जो हीट एक्सटर्नल हीट है वो नहीं देनी पड़ेगी। और लास्ट टाइप है हमारे पास एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन्स में बेसिकली सडन रिएक्शन होती है जिसके द्वारा इग्निशन ऑफ सम सब्सटेंस टेक प्लेस एंड प्रोड्यूसेस अ हीट एंड लाइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी एंड इवन साउंड भी प्रोड्यूस होती है, क्रैकिंग साउंड होती है बेटा इसमें। ठीक, बम ब्लास्ट याद रख लो, इससे एक्सप्लोजन से बम ब्लास्ट, बम्बार्डिंग याद रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास है जोन ऑफ कैंडल फ्लेम्स। तो कैंडल फ्लेम्स जोन्स अक्सर पूछी जाती हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में डायग्राम भी आता है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देखिए बेटा, कैंडल फ्लेम्स में सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कैंडल फ्लेम का डायग्राम, जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम्स। देखिए यहाँ पे सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम आउटर जोन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। फिर एक मिडल जोन होती है, एक हमारे पास होती है इनर जोन। ठीक, आपको ये राइट साइड पे तीनों जोन दिख रही होंगी। आउटर जोन जो है उसमें कंप्लीट कंबशन होती है बेटा और ब्लू कलर की होती है वो। मिडल जोन जो है वो पार्शियली कंबशन होती है, येलो कलर की होती है। और इंटरमोस्ट जोन जो होती है वो अनबर्न्ड वैक्स यानी कि वेपर फॉर्म में होती है और ब्लैकिश फॉर्म में होती है। ठीक, अब इन तीनों से हमारे पास 3 पार्ट बनते हैं, एक हॉटेस्ट पार्ट, एक मॉडरेट हॉट और एक लीस्ट हॉट। ठीक, तो हॉटेस्ट पार्ट वो आउटर जोन वाला है और मॉडरेट हॉट जो है वो मिडल जोन वाला है और लीस्ट हॉट पार्ट है हमारा जो इंटरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स है। ठीक, तो ये आपको कैंडल फ्लेम का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अ गुड फ्यूल इज़
विच, अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, गुड फ्यूल के होने के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ठीक है। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ चीप, पहले तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए बेटा। चीप के साथ साथ बेटा उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी ईजिली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उसी को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़े, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप अगर तुम्हारे घर के पास होगा तो ईजिली तुम लोग फ्यूल को गेन कर सकते हो। अगर पेट्रोल पंप तुम्हारे घर से 20 किलोमीटर दूर है तो तुम हो सकता है कि जाते जाते वहाँ तक थक जाओगे। और इवन अवेलेबिलिटी जो है बहुत मेन रोल प्ले करती है। अगर तुम्हें कोई फ्यूल मिल ही नहीं रहा है, अवेलेबल ही नहीं है, तो तुम लोग उसको कैसे यूज़ कर पाओगे, है ना। तो पहला है चीप होना चाहिए, दूसरा है उसकी अवेलेबिलिटी ईजिली होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई भी गुड फ्यूल है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए और कोई भी रेजिडुअल नहीं बचना चाहिए। देखिए 2 पॉइंट मैंने एक साथ बोले हैं, एक तो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, दूसरा है हमारे पास कि उसमें कोई भी रेजिडुअल पार्टिकल नहीं बचना चाहिए, तभी वो गुड फ्यूल कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर सीएनजी का यूज़ करते हैं, सीएनजी को बर्न करने पे या फिर आप घरों में जो एलपीजी यूज़ करते हो उसका कोई भी रेजिडुअल यानी कि उसका बचा हुआ अंश नहीं बचता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कोई राख नहीं बचती। जैसे अगर आप गोबर के उपले जलाते हो यानी कि काऊ डंग को जलाते हो अगर आप, तो उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ रेजिडुअल राख बचती है ना, तो वो गुड फ्यूल नहीं है, ठीक। सीएनजी और एलपीजी को अगर आप जलाओगे तो उसमें किसी भी तरह की राख नहीं बचेगी क्योंकि वो गैस पूरी तरह से बर्न होती हैं और कोई भी रेजिडुअल नहीं बचाती, ठीक। तो ऐसे फ्यूल्स को हम लोग गुड फ्यूल कहेंगे। तो गुड फ्यूल के करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाएंगे बेटा। सबसे फर्स्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चीप होना चाहिए, दूसरा है इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तीसरा है हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, और फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी रेजिडुअल पार्टिकल नहीं बचने चाहिए बर्न होने के बाद, ठीक बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है कि हम अगर किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, उसको बर्न करने से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे मैं एक तरफ काऊ डंग को बर्न कर रहा हूँ, एक तरफ सीएनजी को बर्न कर रहा हूँ, एक तरफ एलपीजी को बर्न कर रहा हूँ और एक तरफ पेट्रोल को बर्न कर रहा हूँ, तो किस में ज़्यादा अमाउंट, अगर सेम अमाउंट की मैं 1 किलो ही लूँ, तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें 1 किलो की लूँ और इन तीनों को जला दूँ, अब किस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी बेटा, ठीक है। तो इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो याद रखिएगा फ्यूल की एफिशिएंसी हम चेक करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू से, तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना अच्छा फ्यूल होगा हमारे पास। द यूनिट इज़ किलो जाउल पर केजी, तो इसकी यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, किलो जाउल पर केजी, ठीक है बेटा। अब कैलोरीफिक वैल्यू है क्या, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अगर हम किसी भी फ्यूल का 1 kg बर्न करें तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और इसको किस में एक्सप्रेस करना है बेटा, किलो जाउल पर केजी। तो यहाँ पे सिंबल आपके पास है KJ पर केजी, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम्स, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको अच्छे से करिएगा और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।